हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार से फिर से स्वागत है आपका आपके लक्ष्य आपके चैनल लक्ष्य 360 डिग्री है पे। मैं रामराज भंडारी आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास की जो सीरीज कक्षा 6 से 12 तक की लाई है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र की सभी जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जो उपयोगी सारांशों की विषय वस्तु है, ये लाई गई है। इसमें आज हमारी जो है एनसीईआरटी की सीरीज में जो भूगोल का सीरीज हमने शुरू किया है, ये कक्षा 10 के लिए जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसका आज पहला टॉपिक है। आज जो टॉपिक है हमारा संसाधन एवं विकास। इससे पहले हम लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी सीरीज लाई है, वो कंप्लीट हो चुकी है। और कक्षा 9 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी, जो लोग जो है नए जुड़ रहे हैं, वो कृपया जो है चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पर जो है सारे वीडियो अवेलेबल है, उनको देखें। क्योंकि हमारा जो नॉलेज है वो एक श्रृंखलाबद्ध चलता है। पहले जो है ज्ञान जो चलता हमारा वो सरल से कठिन की तरफ चलता है, तो हम जो है पहले सरल चीज़ें तो कक्षा 6, 7, 8 में उसके स्तर से ही है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और आप लोगों की जो भी क्वारीज है आप लोग मेरे जो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है इन पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो आप लोगों के वाजिब प्रश्न होंगे उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपकी जो है समझ में आ रहा है तो ओके या यस, और यदि कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप जो है लिख करके आप जो है भेजिए, नहीं तो जो है नो नो ही लिख लीजिए। तो आप इतना जो है काम मेरे लिए कर लीजिए, ताकि ये चैनल जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और मुझे भी जितने इसमें ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने भी मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा, और अच्छे जो है कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को सहयोग की मुझे नितांत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है संसाधन एवं विकास, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। इसमें अब हम जो है एक टॉपिक एक साथ ही पढ़ रहे हैं, तो बड़ा टॉपिक होगा तो वो एक ही साथ कंप्लीट होगा, छोटा होगा तो एक ही साथ कंप्लीट होगा। तो ये जो है संसाधन एवं विकास, संसाधन क्या है और वो जो है उनका विकास। वैसे तो संसाधनों से हमारा विकास होता है, लेकिन यहाँ पर जो है संसाधन और उनका विकास की बात हो रही है कि संसाधनों का विकास करना है। तो संसाधनों का विकास कैसे किया जाए, संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जाए, संसाधनों को कैसे जो है हम अपनी पीढ़ी, जिस पीढ़ी में हम यूज कर रहे हैं उस पीढ़ी में यूज करके हम अपना विकास उन्हीं संसाधनों से करें, और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बचा के रखें। तो इस ढंग से संसाधनों का विकास करना है, अति दोहन नहीं करना है। यहाँ पर यही जो है कहने की जो है तात्पर्य यही है कि संसाधनों से हमारा विकास होता है, लेकिन हमने अपना विकास तो करना है, लेकिन संसाधन एवं विकास, संसाधन और विकास भी करना है। संसाधन भी रखने हैं बचा करके, उनका विकास भी करना है और स्वयं का विकास भी करना है। तो इस टॉपिक में हम जो है संसाधनों के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन का जो है वर्गीकरण इत्यादि देखेंगे। संसाधनों का जो है विकास के साथ जो है हम संसाधन का नियोजन, प्लानिंग, और जो भू संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, उसको देखेंगे। मृदा संसाधन देखेंगे, इसमें जो है भू उपयोग किस ढंग से हमें करना है इसको देखेंगे। भारत में भू उपयोग के क्या क्या स्वरूप है उसको देखेंगे, और भारत की जो मिट्टियां हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम संसाधन देखते हैं कि संसाधन क्या है। तो संसाधन वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। यानी पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट में जो भी वस्तु है, भौतिक पर्यावरण में जो भी वस्तु है, जो भी हम वो यदि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं
तो वही संसाधन कहलाएंगे। जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हैं वो संसाधन कतई नहीं कहलाएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना कि संसाधन वही कहलाएंगे जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और वो कहाँ मिल रहे हैं हमें, हमारे चारों ओर, यानी हमारा पर्यावरण मतलब परिधन आवरण, चारों तरफ हमें जो कुछ भी मिल रहा है और यदि हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, चाहे वो हवा है, यदि हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन है। तो जो भी हमारे जो है पर्यावरण में उपलब्ध है, प्रत्येक वस्तु हमारे आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग जो है ध्यान रखना कि आप जो है ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th की है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर का है। तो यहाँ पर हम जो है 9th क्लास के स्टैंडर्ड का ही, इतना ऊपर का भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है हम संसाधन की जो पूर्ण परिभाषा है यहाँ पर देखेंगे कि वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो करते हैं, पर्यावरण से जो है मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है क्या होनी चाहिए, हमारे पास जो है उसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध होनी चाहिए। उसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तभी वो संसाधन कहलाएंगे। और यदि वो आर्थिक रूप से संभव्य है, आर्थिक रूप से जो है हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है, तब वो संसाधन कहलाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है और हमें उसको बनाने से कोई लाभ नहीं है, तब वो संसाधन ही कहलाएंगे। अगली जो है महत्वपूर्ण बात है कि वो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो तब एक संसाधन कहलाएंगे। यदि संस्कृति, हमारी संस्कृति उसको मान्य करती है, मान्यता देती है, कहीं पे कोई डैम बन रहा है, कहीं पे कोई परियोजना चल रही है और उस हमारी संस्कृति उसको जो है, वहाँ की संस्कृति उसको जो है बनने नहीं देती है, उसको जो है स्वीकार नहीं करती है, या किसी संस्कृति में जो है कोई पहनाव वो संस्कृति उसको स्वीकार ही नहीं करती है, तो वो संसाधन तो है लेकिन उस संस्कृति के लिए, वहाँ के लोगों के लिए संसाधन नहीं है। तो यदि हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है, तो एक संसाधन तब है जब मान्य है, और यदि नहीं है तो मान्य नहीं है। तो जो है भौतिक पर्यावरण में, प्रकृति में जो कुछ भी है उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी है और उसके लिए हमने कुछ संस्थाएं बनाई है, और ये सब काम किसने किया, मानव ने किया है, तो वो जो है संसाधन कहलाएंगे। बिना संस्थाओं के भी जो है संसाधन नहीं होंगे। फिर जो है वहां पर यदि कहीं पर कुछ चीजें मिलती है, कोई जो है वस्तु मिलती है, तो उसके लिए संस्थाएं बहुत जरूरी है, ताकि वो जो है उसका नियमित रूप से जो है प्रयोग, उसका सही रूप से प्रयोग किया जाए, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, तब वो संसाधन कहलाएंगे। तो ये सब जो है क्रियाएं मानव करता है। यहाँ पे संसाधनों के वर्गीकरण में हम देखते हैं, संसाधनों के वर्गीकरण जो किया जा सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन होते हैं, एक अजैव संसाधन। जैव मतलब जिन पे जीवन है वो जैव संसाधन कहलाएंगे, जिन पे जो है जीवन है। तो इसमें वनस्पति भी आएगी और इसमें जो है जो जीवित प्राणी है वो भी आएंगे, यानी जैव मंडल इसमें आएगा। जैव मंडल में जो है जल मंडल भी आएगा, इसमें वायुमंडल भी आएगा, इसमें जो है भूमंडल भी आएगा। तो ये सब भी इसमें आएंगे। स्थल मंडल, जो भूमंडल, स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल, सब जो है इसमें आएंगे। तो जैव संसाधन एक कहलाएंगे। तो जैव में जो है सभी जीवित प्राणी, पशु पक्षी इत्यादि सब आएंगे इसमें। और इसमें जो है क्या भी आएगा, इसमें जो है वनस्पति आएगी। अजय में वो आएंगे जो है जिन पे जीवन नहीं है लेकिन वो हमारे लिए संसाधन है, तो वो वस्तु आएंगी, जैसे जो है चट्टाने हैं, धातु इत्यादि है, इनपे जो है खनिज है, इनपे जीवन नहीं, तो ये अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। समाप्ति के आधार पे उनका जो है समाप्त, क्या वो समाप्त उनको जो है यूज करने पे वो समाप्त होते हैं, या वो जो अधिक वो जो है चलने वाले, यूज भी कर दिया हमने फिर भी वो जो है चलने वाले। तो समाप्ति के आधार पे अब जैसा भोजन बना हुआ है, उसको हमने खा लिया तो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है समाप्ति के आधार पे संसाधन है दो प्रकार के। एक उदाहरण, भोजन तो मैंने एक उदाहरण दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है हम संसाधन की बात कर रहे हैं, भोजन में हमारे संसाधन ही है। तो यहाँ पर है एक तो नवीकरणीय योग्य संसाधन, एक अनवीकरणीय यानी गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय रिन्यूअल और जो है अनवीकरणीय जिसको जो है रिन्यूअल नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है ये दो प्रकार के संसाधन होंगे समाप्ति के आधार पर। नवीकरण संसाधन दो प्रकार के संसाधन कहलाएंगे। तो जो है ये नवीकरण संसाधन जिनका हम जो है फिर से यूज कर सकते हैं, फिर से जो है इनका जो है रिन्यूएबल हो सकती है। जैसे बरसात है तो पानी है, तो पानी कभी समाप्त होने वाला नहीं है, फिर से बरसात होगी, फिर जो है पानी, और पानी से यदि जो है विद्युत उत्पादन होना है तो उससे जो है ये नहीं कि उससे विद्युत उत्पादन कर दिया तो उसके बाद जो है वो पानी जो है समाप्त हो गए, वो पानी समाप्त होने वाले, उससे फिर से हम फिर विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, तो वो नवीकरणीय है। और जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है नवीकरण संसाधन है। ये तो नहीं कि आज जो है सौर ऊर्जा जो है खत्म हो, कल जो है सूर्य नहीं निकलेगा,
या सूर्य से कम ऊर्जा मिलेगी हमें, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। और फिर जो है जैसे जो है पवन ऊर्जा, पवन जो हमेशा चलने वाली है, तो ये नवीकरण संसाधन है, ये जो है कभी समाप्त होने वाले अनवीकरणीय, जिनका जो है नवीकरण है वो होते, एक बार यूज किया वो समाप्त हो गया। तो जैसे जो है जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होंगे। एक व्यक्तिगत संसाधन जो व्यक्तिगत है, जिसपे जो है किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है, जैसे जो है घर है या जो है कोई जमीन है या किसी का मोबाइल इत्यादि है। सामुदायिक संसाधन जिसपे कि एक समुदाय का अधिकार है, समुदाय के जैसे जो पूरे गांव का अधिकार है, जैसे कोई तालाब है, जैसे कोई पानी का जो है कहीं पे स्रोत है, या कोई खेल का मैदान है, या जो है कोई पार्क है, उस फिर कोई राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन जिसपे जो है पूरे राष्ट्र के, जैसे सड़क है, स्कूल है, या जो है वो पूरा हम जम्मू कश्मीर से और जो है कन्याकुमारी तक, और उसके बाद जो है समुद्री सीमा में भी जो है हम समुद्र के अंदर भी जो है जैसे हिंद महासागर या अरब सागर है, उसमें भी 200 माइल तक, 200 माइल समुद्री माइल तक जो है किसी राष्ट्र का अधिकार होते हैं, तो राष्ट्रीय है। और अंतर्राष्ट्रीय जिसपे जो है अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, और बहुत सारे जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, और उन संसाधनों पे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ही परमिशन लेनी पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैसे 200 माइल समुद्र से जो है आगे जो समुद्री क्षेत्र होता है, उसमें जो है किसी देश विशेष का अधिकार नहीं हो, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है अधिकार में आते हैं। तो विकास के आधार पे जो है अधिकार, विकास के आधार पे जो है जो संसाधन है वो जो है 4 प्रकार के, एक है संभवी, एक है विकसित, एक है भंडार, एक है संचित कोष। तो संभवी जो है, संभवी का मतलब है कि संभावना है, तो जिस संसाधनों की जो है संभावना है, जैसे जो है यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लेकिन उनका हम अभी तक जो है सही से यूज नहीं कर पा रहे, उपयोग नहीं कर पा रहे, तो वो जो है संभवी संसाधन है, भविष्य के लिए वो जो है संसाधन है। विकसित संसाधन है, विकसित तो है लेकिन हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो विकसित है, पूर्ण रूप से हमने उसका जो है सर्वेक्षण कर दिया, हमने उसका जो है सब कुछ जो है उसका जो है पता है, हमें उसकी गुणवत्ता इत्यादि निर्धारित कर दी है कि किस मात्रा में है, कितने जो है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसकी क्वांटिटी है, ये सब हमने वो पता कर लिया है। लेकिन हमारे पास उसके लिए जो है संसार प्रौद्योगिकी, उसके जो है टेक्नोलॉजी पे निर्भर है, तो उसके लिए जो है फिर है भंडार। अब हमारे पास जो है अगला है भंडार। तो भंडार हमारे पास जो है जो संसाधन है वो जो है भंडार, वहां तक भी हमारे जो है हमारे टेक्नोलॉजी की वहां तक पहुंच नहीं है, ये विकसित हो चुके हैं, और यहाँ पर जो है भंडार है यहाँ पर। अब ये भंडार है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो हमारे पास इसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। वो भंडार तो है, जैसे हमने देखा कहीं पे कोई रियासती इलाकों में इत्यादि है, वहां पर है, लेकिन वहां निकाले कैसे, वहां जो है फिर है संचित कोष, जिसका हम जो है उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो है 4 प्रकार से संसाधन होंगे हमारे पास विकास के आधार पे। अब विकास के आधार पे जहां पर जो है हमने जैसे यहाँ पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में, अनवीकरणीय संसाधन में जो है यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन में भी 2 प्रकार का बन सकते हैं इसके। जैसे जो है एक संसाधन बन सकता है कि जो है जिसका पुनर्चक्रण हो सकता है, और जिसका जो है एक है जिसका बिल्कुल भी चक्रण नहीं हो सकता है। तो जैसे खनिज है, तो खनिज का जो है फिर से पुनर्चक्रण हो सकता है, लोहा है तो वहाँ उसका जो है उपयोग के बाद उसको फिर से उसको जो है रीयूज किया जा सकता है, पुनर्चक्रण किया जा सकता है। और जो जीवाश्म ईंधन है उनका पुनर्चक्रण नहीं हो जाए तो वो जो है समाप्त हो गए, तो हो गए। तो ये नवीकरणीय के आधार पर 2 प्रकार के हो जाएंगे। यहाँ पर जो है इस टेबल से थोड़ा फिर समझने की कोशिश करते हैं कि और मानव एक खुद संसाधन है, जो जैसे यहाँ पे संसाधन में 2 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में 2 प्रकार के आएंगे, संरचना एवं संस्थाएं, जो हमने संरचना संस्थाएं बनाई, और मानव में जो है कितनी मात्रा में और कितनी जो है उसकी क्वालिटी कितनी है, और कितनी उसकी जो है काम करने की जो है क्वांटिटी है, वो कितनी मात्रा में कर सकते हैं और कितनी उसकी गुणवत्ता से कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार से होंगे। प्राकृतिक में जो है हमें जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, एक जो है हम
नवीकरण कर सकते, एक जो है गैर नवीकरणीय है। और नवीकरणीय को जो है दो प्रकार से है, अनवीकरणीय दो प्रकार से, जिसका जो है नवीकरण नहीं हो सकता है, लेकिन ये दो प्रकार के, एक पुनर्चक्र है, जैसे धातु है तो इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। लेकिन एक जीवाश्म ईंधन है, इसका एक बार जो है पेट्रोल जला दिया, पेट्रोल गाड़ी में डाल दिया, वो जो है खत्म हो गया, वो हो गया, एक बार जो है पूरा भंडार खत्म हो गया, हो गया। फिर जो है नवीकरणीय संसाधन में दो प्रकार के होंगे। नवीकरणीय में एक जो है सतत और एक है जैव। तो जैव में जो है, जैव में सतत में जैसे जो हमेशा चलने वाले, सतत मतलब जो हमेशा लगातार चलने वाले, तो जो है जैसे पवन है, जल है, सौर सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा है। और जैव में जो है वनस्पति आएंगे, वन आएंगे और जीव जंतु आएंगे। तो ये दो प्रकार होंगे जैव में, जो है दोनों प्रकार के आएंगे, जीव जंतु और वनस्पति भी दोनों आएंगे। अब यहाँ पे संसाधन का विकास हम देखते हैं कि संसाधन का जो विकास है, तो ये संसाधन का विकास कैसे किया जाए। संसाधनों से हमारा विकास होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम संसाधनों के विकास की बात कर रहे हैं। तो संसाधन का अंधाधुंध उपयोग से मुख्य समस्या पैदा। अब ये जो संसाधनों से हम अपने विकास के चक्कर में, अधिक से अधिक विकास के चक्कर में और ज्यादा चाह के चक्कर में जो है इनका हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा उपयोग कर दिया, और इससे जो है बहुत सारी समस्या पैदा हो गई है। जिससे क्या समस्या पैदा हुई कि ये जो है कुछ लोगों ने इतना अपने लालच के चक्कर में जो है इन संसाधनों को क्या कर दिया, हरास कर दिया, जो है ये संसाधन खत्म होने के कागार पे आ गए संसाधन से। और बहुत सारी जब संसाधनों का हम बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, तो उससे जो है हमें बहुत सारी समस्याएं भी आ रही है। जैसे जो है संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे जो है समाज पहले तो दो वर्गों में बंट गए, एक तो गरीब वर्ग हो गए, एक अमीर वर्ग हो गए, एक संसाधन संपन्न वर्ग हो गए, एक संसाधन विहीन वर्ग हो गए। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गई, पूरे विश्व में संकट पैदा हो गए संसाधनों के जो है अत्यधिक अंधाधुंध शोषण से। इतना ज्यादा शोषण जो है करने से, बहुत ज्यादा शोषण करने से इस प्रकार की परिस्थिति, जैसे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो गई है। अब जो है हम अधिक से अधिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं, अधिक से अधिक जो है डीजल, पेट्रोल, कोयला इत्यादि इनको यूज कर रहे हैं। जो है प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे वन है, इनको अधिक से अधिक काट रहे हैं। तो प्राकृतिक जो है, जो भूमंडलीय तापमान है, पूरे भूमंडल का तापमान इसमें वृद्धि हो गई है। ओजोन परत क्षय हो गई है। ओजोन परत एक जो है, जो परत है, हम देखते हैं कि हमारे जो है वायुमंडल में एक परत है, जो ओजोन परत है, जो है सूर्य से पराबैंगनी किरणें हम तक नहीं पहुंचने देते हैं। लेकिन हमने इतना ज्यादा जो है इन संसाधनों को उपयोग कर दिया है, दोहन कर दिया है, संसाधनों का जो है दुरुपयोग, यहाँ पर उपयोग की जगह दुरुपयोग होने लगे हैं। यहाँ से जो है ओजोन परत भी क्षय होने लगे, इससे जो है पराबैंगनी किरणें जो है सीधे हम तक पहुंच रही है, और इससे बहुत सारी जो है बीमारियां इत्यादि हो रही है, स्किन रोग। तो पर्यावरण प्रदूषण ये समस्या हो गई, भूमि का निम्नीकरण आदि, ये जो है बहुत सारी समस्या हो गई है। तो ये जो है संसाधनों के अति उपयोग के कारण, हमारे लालच के अति उपयोग के कारण हो गए। हमारी जो लालच है, इससे ये समस्याएं हो गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये संसाधन है, तो यहाँ पे जो है हमें जो विकास करना भी है, तो विकास हमें जो है करना है, तो हमें सतत पोषण विकास करना है, इस प्रकार का अपना पोषण करना है, इस प्रकार जो सतत चले, इस प्रकार से जो है विकास करना है, इस प्रकार से पोषण विकास करना है, जो लगातार कंटिन्यूस चले। यानी हमारा विकास हो, हमारे बच्चों को भी जो है उनका भी विकास हो, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन रहे। ये नहीं कि हम उनका इतना यूज कर दे कि उनके लिए जो कुछ न बचे। और जैसे हमें जो है ये पृथ्वी, जैसे हमें जो है ये प्रकृति जिस अवस्था में अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई, उसी अवस्था में हमने अपने जो है आने वाली जो पीढ़ी है, भविष्य है, अपने जो संतान है, उनको देनी है। तो सतत पोषण विकास का यहाँ पर क्या मतलब है कि किस प्रकार से हमें विकास करना है। तो यहाँ पे सतत पोषण विकास का अर्थ है कि सतत पोषण आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास कैसा हो, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, किसी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं, इस प्रकार का विकास हमें करना है कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। और वर्तमान जो विकास की प्रक्रिया है, भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना न करे। ये न हो कि उनके लिए कुछ न रहे, उनके लिए जो है ये संसाधन खत्म हो जाए, उसकी जो है अवहेलना न हो, इस प्रकार से हमें जो है विकास करना है। तो यहाँ ये सतत विकास का जो है आप लोग जो है बिल्कुल क्लियर रखना है, सतत पोषण विकास क्या है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में होता है, जो ब्राजील में होता है। और इसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। रियो डी जेनेरो सम्मेलन का वहाँ ब्राजील में,
यदि स्थान पूछा जाए तो जो है पृथक सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। किस समय हुआ? यदि जो है मंथ पूछा जाए तो जून। किस देश में हुआ? ब्राजील में। किस शहर में हुआ है? तो रियो डी जेनेरो में हुआ है। तो इसमें जो है ये आप लोगों को थोड़ा क्लियर, ये रियो डी जेनेरो शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए 100 से अधिक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष। और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। क्यों किया गया इसका जो है सम्मेलन का आयोजन? इस सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास, विश्व स्तर पर जो पर्यावरण संरक्षण की समस्या है, इस समस्या को, और दूसरा है कि सामाजिक आर्थिक विकास में हमारा होता रहे, इसका समस्या का हल ढूंढने के लिए ये यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है। और इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें जितने भी नेता सम्मिलित हुए, जो भी लोग सम्मिलित हुए, इन्होंने जो है जिस घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किए वो घोषणा पत्र कौन था? वायुमंडलीय यहाँ पे जो है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई और इसमें जो है वन सिद्धांत पे, फॉरेस्ट जो प्रिंसिपल्स है उस पे सहमति जताई गई कि प्रत्येक देश को जो है एक जो है हमारी फॉरेस्ट नीति होगी, एक वन नीति होगी और इतने वन हमारे पास कम से कम होने चाहिए। हम जो है विकास के अंतिम दौड़ में जो ये वन है, पेड़ पौधे हैं, इनको ही समाप्त न करें बल्कि इनको जो है बढ़ाएं। और 21वीं सदी में के लिए सतत पोषण विकास के लिए 21 एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। 21वीं शताब्दी हम जी रहे हैं, तो इस शताब्दी के लिए एजेंडा 21 यहीं से निकल गया है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 से जो ब्राजील में हुआ। अब ये जो एजेंडा 21 है, ये एजेंडा 21 क्या है? जो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र द्वारा UNCED के द्वारा जो है स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना। किस प्रकार का विकास हासिल करना? भूमंडलीय सतत पोषण विकास को हासिल करना। यह एक कार्य सूची जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार, यानी हमें जो है उद्देश्य यहाँ पे निश्चित हो गए कि समान हित होंगे, सब पारस्परिक आवश्यकता और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार जो हम क्या करें, विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है, के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीब और रोगों से निपटना है। हमें जो है पर्यावरण को क्षति जो है ये हो रही, इसको रोकना है और गरीबी से भी लोगों को उबारना है और रोगों से जो है निपटना है। इसके लिए जो है एजेंडा 21 का का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय पर जो है अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। तो यहाँ पर हो गया कि स्थानीय स्तर पर भी क्या करें, यहाँ पर तो जो है जो एक इंटरनेशनल यहाँ पर जो समिट हो रही है, यहाँ पर जो है एजेंडा 21 निकल के आया, लेकिन इसमें यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक अपनी स्थानीय स्तर पर भी एजेंडा 21 तैयार करें। तो इसके आगे हम देखते हैं कि संसाधन का नियोजन हमें कैसा करना है। तो एक विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन करना है, एक जो है हमें तर्कयुक्त पूर्ण ढंग से नियोजन करना है, एक लालचवश ढंग से जो है नियोजन नहीं करना है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन का एक सामान्य रणनीति है, एक जो है ये सामान्य रणनीति है कि विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन किया जाए, एक प्लानिंग की जाए। भारत जैसे देश में संसाधन की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। यहाँ पर तो ऐसे भी संसाधन की उपलब्धता में बहुत ज्यादा विविधता है, कहीं पर कोई संसाधन ज्यादा है, कहीं पर कोई कम है, कहीं पर कोई है ही नहीं है, कहीं पे जो है पवन ऊर्जा है, कहीं पे जो है वन है, तो कहीं पे जो है वन है ही नहीं है, कहीं पे जो है नदियां हैं, कहीं पे पानी है ही नहीं। तो इस प्रकार की विविधता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयलों के प्रचुर भंडार है। तो इन जो है जगहों पे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों के और कोयलों के जो है यहाँ पे प्रचुर भंडार है। लेकिन फिर जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखें तो यहाँ पे जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे नदियां बहुत सारी है, और परंतु मूल विकास की वहाँ पे कमी है। तो वहाँ पे मूल विकास नहीं हो पाया क्योंकि जो है पहाड़ी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, और वहाँ पर इन्हीं संसाधनों से वहाँ पे विकास किया जाए।
राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधन की वहां पे कमी है। यहाँ पर जो है लद्दाख शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ा हुआ, यहाँ पे शीत मरुस्थल है। यहाँ पे यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का, यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत, यहाँ पे जो है सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। तो ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत सारी विविधताएं हमारे देश में संसाधनों के मामले में भी, जैसे हम जो है दूसरे विविधताएं देखते हैं कि सांस्कृतिक विविधताएं, राजनीतिक विविधताएं, आर्थिक विविधताएं, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं संसाधनों के मामले में भी यहाँ पे विविधताएं हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है इसका जो नियोजन करने की बात है कि भारत में संसाधन जो है नियोजन किस प्रकार से किया जाए, तो गांधी जी ने जो है संसाधनों के संरक्षण पर जो है अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। गांधी जी जो है ये नहीं कि आज ही जो है ये संसाधनों की जो समस्या है, संसाधनों के जो अतिदोहन की समस्या है या जो है पर्यावरण समस्या आज ही की नहीं है, बल्कि इस पे जो है पहले से लोग चिंता करके आ रहे हैं और गांधी जी ने भी इस पे चिंता की थी। तो गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास जो है हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रकृति ने बहुत कुछ दे रखे, सब कुछ दे रखे। प्रकृति ही जो है हमारे आवश्यकता की पूर्ति करे, हम कहीं बाहर से, इस प्रकृति से बाहर से नहीं ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कहा रहा है कि लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। यदि कोई लालच की संतुष्टि यदि की बात आए कि कोई जो है लालच करने लगे, आज जो है इतना हो गया, एक गाड़ी के बाद दो गाड़ी चाहिए, दो के बाद चार चाहिए, फिर जो है हवाई जहाज चाहिए, फिर जो है पूरा प्रदेश मेरा चाहिए, फिर जो है पूरा देश हो जाए, और फिर वो कहे कि मैं जो है, तो इस प्रकार से जो है उसकी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात जो है इसका एक अर्थ इसमें जो है बताए गए कि ये जो है इनका कहने का मतलब है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेट भरने के लिए है सब कुछ, लेकिन अब जो है लालच करने लगोगे नहीं, जो है एक पैकेट की जगह दो चाहिए, दो की जगह फिर जो है तो पेटी भरने। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। तो गांधी जी जो है किसी चीज को जो है जिम्मेदार मान रहे हैं विश्व स्तर पर संसाधनों के ह्रास के लिए, लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक जो टेक्नोलॉजी और शोषणात्मक प्रवृत्ति ये जिम्मेदार है। तो ये जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी और मशीनीकरण के जो है बड़े बड़े उद्योगों के विरोधी थे। तो गांधी जी इस बात का आप लोग ध्यान रखें, वह अत्यधिक उत्पादन के विरोधी थे और उसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे कि बड़े समुदाय के द्वारा जो है उत्पादन किया जाए है, जो है व्यक्तिगत उत्पादन किया जाए, छोटे छोटे उद्योगों की पक्षधर थे, लेकिन बड़े उद्योगों की गांधी जी जो है विरोधी थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोमन ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्माइल ऑफ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन का एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया। इस रिपोर्ट में सतत पोषण विकास की संकल्पना प्रस्तुत और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। तो ये जो है पहले से कब से इसमें जो है काम हो रहा, कब से जो है इसमें जो है प्रयास किया जा रहा, तो ये जो है 1968 से और फिर 1987 में जो है अलग अलग आयोग ने और जो गांधी जी का जो लेख वो था इस पे विचार थे वो इसमें जो है छपे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हम भू संसाधन कि भूमि भी एक संसाधन है जिसपे हम जो है रहते हैं और इसी पे जो है सभी जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सभी इसी में ही है। तो ये भू संसाधन है, तो भू संसाधन का हमें किस प्रकार से उपयोग करना है और यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि ये जो है मुख्यतः इसको जो है 3 भागों में इसको बांटा गया है। प्राकृतिक विभाजन अलग है, लेकिन ये जो भूमि का जो यहाँ पे विभाजन है तो भू संसाधन के जो है मुख्यतः 3 भागों में है। एक तो मैदान है, मैदान यहाँ पे कहा जा रहा है 43% भाग में मैदान है। फिर पर्वत है, पर्वत जो है यहाँ पे 30% भाग में पर्वत है और 27% भाग में पठार है। और इन सबका अलग अपना अलग अलग महत्व है। ये मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र में जो है हमारे लिए यहाँ पर जो है ये कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। पर्वत है तो पर्वत की जो है अपना अलग महत्व है। यहाँ पर जो है वन है, यहाँ से जो है 12 मासी नदियाँ निकलती है, यहाँ पे जो है काफी जैव विविधता है यहाँ पे है।
पठार है, ये खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनका सबका जो है अपना अपना महत्व है, और ये जो है ये आंकड़े आपको ध्यान रखना कि मैदान के कितने % क्षेत्र में पर्वत और पठार। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, और ये प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। ये सब चीज भूमि पे ही होती है। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। तो एक कृषि के लिए भी और उद्योग जो है, उद्योग धंधों के लिए सुविधाजनक है। कोई भी उद्योग धंधे ज्यादा जो है, कोई पहाड़ों में ऐसे कोई बड़े बड़े उद्योग नहीं लगे होंगे, तो ऐसे जो है सारे कहाँ मैदानी क्षेत्रों में है। और पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। तो 30% भाग भी पर्वत है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। 27% हिस्सा जो है पठारी है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। तो पठारी क्षेत्र में जो है जीवाश्म ईंधन है, और जो है ये जो 27% भाग है, और इसमें जो है खनिज है, इसमें वन है, जीवाश्म ईंधन है, इनकी जो है अपार संचय कोष है। तो इस चीज का आप लोग जो है ध्यान रखना। और इसके बाद हम जो है यहाँ पर एक जो है 2 पिक्चर और है यहाँ पे, तो इनके माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो है सामान्य भूभाग उपयोग संवर्ग 1960-61 और सामान्य भूभाग उपयोग 2014-15। 14-15 में हमारे पास जो भूभाग था उसका उपयोग हम किस किस चीज के लिए करते थे, और 1960-61 में हमारे पास जो ये पूरा भूभाग था 100%, उसका उपयोग जो है किस किस क्षेत्र में जो है किस किस काम में क्या क्या उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जो है वन, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़े क्षेत्र में यहाँ पर 45.26% भाग पे जो है यहाँ पर था हमारा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र 1960-61 में हमारे पास था 45.26% भाग, लेकिन वर्तमान में 45.50% भाग हमारे पास शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है। यानी ये क्षेत्र जो है थोड़ा सा बड़ा है, 45.26 से जो है 45.5% यहाँ पे जो है बड़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये क्षेत्र बड़ा है। इनको आंकड़ों की जो है हम तुलना कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ध्यान रखना कि इनके जो है दोनों में तुलना हो रही है 14-15 के आंकड़े में और 60-61 के आंकड़े में। फिर है हमारे पास 18.11% भूमि जो है यहाँ पर है ये वन। तो वन भूमि हमारे पास 18.11% भूमि थी, जो पूर्व टोटल भूमि का जो है भाग था वो था 18.11% भाग 1960-61 में। और इस समय हमारे पास है 23.3% भाग, यानी इसमें जो है 5% की बढ़ोतरी हुई है। यानी पूछा जाए कि वन वाली जो भू क्षेत्र था, वन क्षेत्र था, क्या इसमें जो है 1960-61 के 60-61 वाले जो वर्ष है उसके अपेक्षा जो है 2014-15 में या वर्तमान में बढ़ोतरी हुई? तो हाँ, बढ़ोतरी हुई है, और 23.3% भाग ये जो है इस समय वर्तमान में है। और जबकि हमारे लिए जो है जो हमारे पास जो होना चाहिए वो हमारे पास 33% होना चाहिए, जो टोटल लैंड है उसका 33% भाग होना चाहिए। तो अभी हम उससे काफी दूर हैं, लेकिन जो है 1960-61 की अपेक्षा ही बड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, अयोग्य भूमि। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि 1960-61 में 12.01% थी, और इस समय वो जो है घट करके 5.5% हो गई है। तो जो बंजर और कृषि अयोग्य भूमि थी उसको जो हमने कृषि योग्य भूमि या जो है वन भूमि में उसको जो है बदल दिया है। तो ये जो है पहले ज्यादा थी, अब जो है घट गई है। उसके बाद जो हम देखें गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत भूमि, तो गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत प्रयोजन भूमि जो थी वो 4.59% थी, लेकिन इस समय ये बढ़ करके हो गई 8.7%। यानी गैर कृषि, जहां पर कृषि नहीं हो रही लेकिन अन्य क्रियाएं हो रही, जहां पर जो है कोई उद्योग धंधे है या जो वहां पे कोई बिल्डिंगें बन गई या वहां पे जो है दूसरे प्रकार की कोई जो है सड़कें इत्यादि, तो इस प्रकार की जो भूमि है वो उसमें चली गई है। तो इस समय वो बढ़ गई 8.7% हो गई, 4.95% थे। फिर इसके बाद देखते स्थायी चारागाह तथा अन्य रोजगार अन्य गौचर भूमि, तो पहले थी 4.71% भूमि, लेकिन ये घट करके 3.3% हो चुकी है। उसके बाद जो है
हमारे पास थी जो भूमि, वो विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत भूमि थी 1.50% थी, लेकिन इस समय ये घट करके 1% हो चुकी है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य थी लेकिन वो बंजर भूमि थी, तो वो हमारे पास थी 6.23%, लेकिन वो भी घट करके हो गई है 4.0%, यानी वो कृषि योग्य बंजर भूमि की जो है हमने वो दूसरी भूमि में तब्दील हो गई है। अब वो या तो उसमें कृषि हो रही है, तो या तो वहां पर कोई उद्योग धंधा इत्यादि, तो वो जो है इस समय घट चुकी है। उसके बाद जो है हम देखते हैं प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रतिभूमि, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य जो पुराने समय से जो प्रतिभूमि थी वो पहले 3.50% थी, लेकिन इस समय जो है 3.6% हो चुकी है, यानी वो जो है बढ़ चुकी है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वर्तमान जो प्रतिभूमि है, तो वर्तमान प्रतिभूमि है 3.73%, और वो इस समय जो है बढ़ करके 4.9% हो चुकी है। वर्तमान प्रतिभूमि जिस पे जो है खेती नहीं की जा सकती है, तो वो जो है पहले जो है 3.73% थी, इस समय वो बढ़ गई है, यानी हमने भूमि के साथ जो है, भूमि का ये तो निम्नीकरण हो चुका है, भूमि के साथ जो है बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर दिया है, बहुत ज्यादा जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर दिया है, और जिससे जो है प्रतिभूमि बढ़ती जा रही है। ये आंकड़े आप लोग ध्यान रखें, लेकिन यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण है, कृषि योग्य भूमि में थोड़े से बढ़ोतरी हुई है और वन भूमि में बढ़ोतरी हुई है, और कहाँ कहाँ पे जो है कुछ भूमियां जो है घटी है, ये जो है कुछ आंकड़े हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 के आंकड़े हैं ये। इसके बाद हम देखते हैं भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार शामिल हैं। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कि वहां पर जो है भू उपयोग यदि हम कर रहे हैं, भूमि का उपयोग कर रहे हैं, किस चीज के लोग कौन से किस रो में उपयोग करेंगे, तो वहां की भू आकृति कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, और वहां मृदा के प्रकार कैसे है, उसी प्रकार हम उस भू का उपयोग करेंगे। यानी वहां पे कौन सी फसल बोनी है, तो जो है वहां की मृदा कैसी, वहां की जलवायु कैसी, वहां की भू आकृति कैसी है, वो जो है उस पर ही निर्भर करेगा। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं शामिल है। तो मानवीय कारक में ये कारक आएंगे। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये जो है 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आप जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो ये जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र पर इतना है। ये बार बार आ रहा है और बार बार आपको जो है इसको ध्यान रखना है। वैसे तो पूरा रखे 32,263, लेकिन यदि आप जो है वो भी नहीं रखेंगे तो ये 32.8। अब परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। अब जो ये हमारे पास टोटल इतना लैंड है, इसका हमारे पास जो है 93% का ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है, यानी 7% भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है हमारे पास। 7% जो है उसमें क्या हो रहा है, क्यों उपलब्ध नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है कहा गया कि क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ पूर्वोत्तर का जो हमारे पास जो है असम का जो आंकड़े है वही है, और उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारे पास 93। और फिर और जो है ध्यान रखिए आप, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र के भू उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर में जो है पाकिस्तान और चीन अधिकृत जो कश्मीर है उसके जो है उस क्षेत्र का भी सर्वेक्षण नहीं हुआ। तो इन क्षेत्रों के हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं, इसलिए हमारे पास 93% भूभाग के उपयोग के आंकड़े ही हमारे पास उपलब्ध है। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। जो टोटल हमारे पास सूचित क्षेत्र है कि हमारे पास इतना भूभाग है, उसके 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। और जो है हमने देखा कि जो है दूसरे प्रकार के कहीं पे जो है खनिज है, कहीं पे जो है कोई पठारी वाला क्षेत्र है, कहीं पे जो है पर्वतीय क्षेत्र है, तो जितने टोटल पे फिर वो हो सकती है, वो खेती के लिए हमारे पास सिर्फ 54% भाग पे ही खेती हो सकती है। तो भारत के भू उपयोग के जो है प्रारूप में हम देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। पंजाब हरियाणा में 80% खेती जो है भूमि पर जो है वहां पर जो टोटल लैंड है उस पर 80% भूमि पर खेती होती है। परंतु अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% में ही 10% से कम क्षेत्र में बोया जाता है, यानी वहां पर जो है इतना पहाड़ी
क्षेत्र है इतने जो है वहाँ पे वहाँ की जो है जलवायु उतनी जो है अनुकूल नहीं है कि वहाँ पर जो है ज़्यादा वहाँ पे अधिक खेती की जाए। तो 10% से भी कम क्षेत्र में वहाँ पे वो जो है खेती होती है, बोए जाते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। तो जो राष्ट्रीय वन नीति हमारे देश में 1952 में आई है और इसके तहत जो है क्या किया गया है कि 33% भौगोलिक क्षेत्र पे क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए, वन आच्छादित होने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि अभी हमारे पास जो है 23% जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पे ही हमारे पास जो है वन है, यानी सिर्फ जो है अभी हमारे पास जो है वन 23.3% भाग पे ही है, जो अभी जो है एनसीईआरटी के जो है सरकारी आंकड़े हैं। तो लेकिन होना चाहिए 33%, इससे हम अभी काफी दूर हैं। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि कहलाता है। तो भू उपयोग का जो पूरा भू उपयोग का है तो उसका एक भाग तो बंजर भूमि पड़ी हुई और दूसरा जो है गैर कृषि क्रिया में लगी हुई है, जहां पर जो है अन्य उद्योग धंधे इत्यादि दूसरे प्रकार की क्रियाएं हो रही है। तो गैर कृषि परियोजना में लगाई भूमि में बस्तियां भी है, उसी में आएगी, सड़कें आएगी, रेल लाइन आएगी, उद्योग धंधे इत्यादि ये सब आएंगे गैर कृषि क्रिया में। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि लंबे समय तक हम क्या करें, भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करें और लगातार भू उपयोग के कारण और भू उपयोग लगातार करें तो भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। भूमि का यदि हम लगातार जो है क्या कर रहे हैं, लगातार जो है उसको उपयोग कर रहे हैं और भूमि का संरक्षण और प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो उसके संरक्षण पे और प्रबंधन पे किसी प्रकार का ध्यान है, सिर्फ वहां से जो है उत्पादन पे ही ध्यान है और लगातार हम जो है क्या करें, उपयोग कर रहे हैं, तो इससे जो है भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो ध्यान रखना भूमि निम्नीकरण के लिए क्या महत्वपूर्ण है। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। जो हमारे जो है आवास है या कपड़े है या मकान है, जो तीन चीजों का हमें जो है तीन मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसका 90% भाग हम जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि से ही प्राप्त करते हैं। 5% ये है ऐसा जो कुछ अन्य जो है कहीं भारी स्रोतों से आते हैं, और जो हमारा सबसे जो है सब कुछ हम जो है भूमि पे ही निर्भर है। लगभग 13 करोड़ लोग है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। अब इस समय जो आंकड़े हैं कि 13 करोड़ भूमि निम्नीकृत हो चुकी है, जो भूमि है वो जो है खराब हो चुकी है, निम्नीकृत है। इनमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवण और क्षारीय है। तो इसका जो है आंकड़े हमारे पास है कि कितना इसका जो है जो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, ये जो है कहाँ कहाँ है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनों, अब ये क्यों हुई है, ये इन क्रियाओं से हुई है। जो एक क्रिया है जो है मानव क्रियाओं के द्वारा, जो वन का उन्मूलन करने से, अति पशुचारण से, खनन से भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। तो इन्होंने जो है वन उन्मूलन ने, अति पशुचारण ने, तो ये ध्यान रखना है कि अति पशुचारण ने, पशुचारण तो एक हद तक एक जो है ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन अति पशुचारण से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और खनन से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है और जो है जो ये वन उन्मूलन है इससे जो है भूमि का निम्नीकरण। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। अब खनन के कारण क्या हुआ है कि खनन के कारण जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, इन राज्यों में वहां पे जो है जिन क्षेत्रों में ये मिले हैं, जो है कोई वहां पर धातु मिली है, वहां पर जो है खनन जो हुए हैं, तो वहां जो है वन काटे गए हैं और इससे जो है वहां पे क्या होगा, भूमि का निम्नीकरण हो गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो ध्यान रखना आप लोग कि किन किन जगहों पे, किन किन यहाँ पे जो है अलग अलग क्षेत्रों के और अलग अलग प्रदेशों के जो है नाम दिए गए हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण, तो अति पशुचारण के कारण कहाँ पे हो रहा है, खनन के कारण किन क्षेत्रों में हो रहा है, किन प्रदेशों में हो रहा है, इस चीज का आप लोग जो है क्लियर रखना।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो अधिक सिंचाई भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अधिक सिंचाई से भी जो है भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अधिक सिंचाई से जो है क्या हो रहा है कि भूमि में जो है पानी के साथ जो है नमक की मात्रा जो है जा रही है, और नमक की मात्रा से जो है क्या हो रहा है, वो भूमि जो है लवणीय भूमि हो रही है, और इससे जो है भूमि क्या हो रही है, निम्नीकृत हो रही है। तो किन किन राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण के कारण है अधिक सिंचाई। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। तो अधिक सिंचाई से भूमि में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। इस चीज को आप जो है नोट करना। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके, वनोरोपण। अच्छा, अब जो है वन उन्मूलन हमने किए, तो उसका जो है फिर क्या समाधान है, वन जो है लगाए जाए। उसके जो है अधिक जो है चारागाहों पे हम क्या कर रहे हैं, अति पशुचारण करें, तो वहां पे जो है उसके कुछ समाधान किया जाए, उसका उचित प्रबंधन किया जाए, या कुछ हद तक जो है वहां पर जो है पशु चराया जाए, लेकिन उसका जो है दूसरे प्रकार के चारे के लिए दूसरे प्रकार की घास जो है उगाई जाए। तो वृक्षों की जो है फिर क्या किया जाए कि वृक्षों की रक्षक मेखला बनाई जाए। पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को जो है कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। अब ये शुष्क क्षेत्रों में, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है कि वहां पर जो है पवन के द्वारा जो है वहां पर क्या किया जाता है, अपर्दन किया जाता है, और पवन के द्वारा अपर्दन करने से वहां पर क्या हो जाता है, भूमि निम्नीकरण होता है। तो वहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर जो है वृक्षों की रक्षा मेखला लगाई जाए। तो वृक्षों की एक रक्षा मेखला लगाई जाए, यानी जो है उनको जो है एक क्रम से वृक्ष ऐसी मेखला में लगाया जाए, ताकि एक लाइन से, और ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगाया जाए, ताकि ये जो हवा क्या करे, वृक्ष हवा को रोके। इस प्रकार की रक्षा मेखला लगाई जाए। पशुचारण नियंत्रण किया जाए। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया। और रेतीले टीले जहां पर है, तो रेतों में जो है वहां पर जहां पर रेत है, अधिक रेत है, वहां पर जो है झाड़ियां ही कांटेदारी वृक्ष हो सकते हैं। वहां पर जो है इस प्रकार की जो है पेड़ लगाए जाए, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं कि वो जो है पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को पकड़े रखती है, मिट्टी जो है बहने नहीं देती, मिट्टी जो है उड़ने नहीं देती है। तो इससे ये जो है प्रक्रिया से भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, जो बंजर भूमि उसको उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्कृत के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो भूमि प्रदूषण को जो है कैसे कम किया जा सकता है कि इस बंजर भूमि को उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को, जो खनन क्षेत्र से जो है जल निकल रहा है, औद्योगिक क्षेत्र से जो जल निकल रहा है और वो गंदा फंदा जल है, वो जो है दूषित जल है, वो जो है उस जल में जो है औद्योगिक क्षेत्र से जो अपशिष्ट उसके साथ बह रहा है, और वो जो है भूमि को भी निम्नीकृत कर रहा है, तो उसको जो है शुद्ध करके, उस जल को जो है परिष्कृत करके ही विसर्जित किया जाए, जिससे जल भी जो है खराब ना हो और भूमि प्रदूषण भी ना हो। तो जल प्रदूषण और भू प्रदूषण जो है कम किया जा सकता है। तो ये हमें जो है ध्यान रखना है। अब है यहाँ पे मृदा संसाधन। तो मृदा भी एक संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन है, एक जो है नवीकरण योग्य संसाधन है। तो मृदा अथवा मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण है, और जो है सबसे ज्यादा नवीकरण योग्य है, और वो एक प्राकृतिक संसाधन है। और मृदा एक जीवित तंत्र है। मृदा को बनने में जो है हजारों लाखों साल लगते हैं, एक जो है सेंटीमीटर मृदा को बनने में। तो यहाँ पर जो है मृदा बनने की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये उच्चावच निभाते हैं। जनक शैल, वहां पर किस प्रकार की शैल है, उस प्रकार की वहां पे मृदा होगी, वहां पर कैसा जो है उच्चावच है। और संस्तर जनक शैल अथवा संस्तर शैल जिनसे उसका निर्माण हो रहा है, वहां की जलवायु कैसी है, वनस्पति वहां पर, और अन्य जैव पदार्थ, और समय मुख्य कारक है कि समय कितने समय पुरानी मृदा है, वो भी जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो समय भी मुख्य कारक है मृदा को बनने में। जैव पदार्थ है, उच्चावच है, जनक शैल है, ये संस्तर शैल है, जलवायु है, वहां जो है किस प्रकार की वनस्पति है, वो जो है मृदा को जो है
बनने में सहायक होंगे, या मृदा की जो प्रक्रिया बनने में सहायक है, या वहां पे जो है किस प्रकार की मृदा होगी, ये इनसे जो है निर्भर करेंगे। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। तो ये जो है कुछ, वहां तापमान कैसे है, ये भी जो है तापमान परिवर्तन, बहता जल की क्रिया वहां कैसी है, उस प्रकार वहां पे जो मृदा बनने की क्रिया में जो है वो योगदान देंगे प्रक्रिया में। वहां पे पवन है तो जो है वहां यदि ज्यादा पवन है वो जो है मृदा को, ऊपर की मृदा को हटा देगी, वहां से उड़ा देगी। बहता जल है तो जैसे पहाड़ी क्षेत्र में बहता जल जो है मृदा को ऊपर के संस्तर को जो है वहां से बहा के ले जाती है। हिमनदी है और जो है अपघटन क्रियाएं आदि, तो ये सब मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। जो रासायनिक और जैविक परिवर्तन है ये महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। तो मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। इस चीज का आप लोग जो है ध्यान रखना कि मृदा जो है जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। अब यहाँ पे जो है मृदा, जो भारत में मृदा है ये कितने प्रकार की यहाँ पे मृदा है। तो जो मृदा है ये जो है किस प्रकार से बन रही है। ये मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर है। मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर है ये जो है, इसके नीचे जो मृदा होगी वो मृदा या अपक्षयित चट्टानों, जिनका जो है अपक्षय हो गया है, जो टूट फूट गई है, उन चट्टानों जैसे बालू, गाद, सिल्ट व मृतिका से बनती है। इसके नीचे वाली मृदा अधिस्तय, ये इनका इतना ज्यादा जो है अपक्षय नहीं हुआ है। इस तरह अपक्षय आधारित चट्टाने हैं। और सबसे नीचे जो मृदा होगी अपक्षय रहित, इनका ये जो है सबसे नीचे वाले जो स्तर होगा, इनका किसी प्रकार से कोई जो है अपक्षय नहीं होगा, किसी प्रकार से टूटी इत्यादि नहीं है। तो ये जो है ये स्तर है। अब यहाँ पे भारत की मुख्य मृदाएं हैं। भारत में वैसे जो है यहाँ पर जो मृदा है वो 6 प्रकार की यहाँ पे मृदा है दे रखी है। लेकिन वैसे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने 6-8 प्रकार की मृदाएं बताई हुई है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मृदाएं हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पर जो यहाँ पर है ये है पर्वत और वन मृदा। तो पर्वत और वन मृदा, जो पर्वत और वन मृदा है, ये पर्वत और वन मृदा जो पाई जाती है ये वहीं पाई जाएगी जहाँ पे पर्वत होंगे और जहाँ पे वन होंगे। तो ये उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाएगी, जैसे जम्मू कश्मीर, एचपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो है अब लद्दाख के भी हो गए हैं, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो है यहाँ पे सिक्किम है, इधर जो है अरुणाचल वाला प्रदेश है। तो इन क्षेत्रों में जो है वन और पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। तो इन क्षेत्रों में जो है पर्वत और वन मृदा पाई जाएगी। उसके बाद जो है जलोढ़ मृदा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़े क्षेत्र में जो है फैली हुई है जलोढ़ मृदा। ये हम लोगों को जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो है एक छोटे से संकरे गलियारे से जो है ये राजस्थान और गुजरात की तरफ भी फैली हुई है। और यहाँ पर उत्तरी भारत में यहाँ पर जो है पंजाब, हरियाणा से लेकर के, और यहाँ पर हरियाणा, पंजाब का भी कुछ हिस्सा है, हरियाणा वाले क्षेत्र भी, और इधर जो है वो यूपी वाला, बिहार वाला, और इधर जो है यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, इधर जो है असम का मैदान, और इधर जो है जो पूर्वी तटीय मैदान है इस क्षेत्र में। तो ये पूर्वी तटीय मैदान में भी
यहाँ पर जहाँ जहाँ पे जो है नदियाँ डेल्टा बना रही है, उन डेल्टाओं पे जो है ये मृदा यहाँ पे पाई जाएगी। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में ये फैली हुई है, तो ये है जलोढ़ मृदा, जो हमारे जो है टोटल मृदा का है 43.4% भाग जलोढ़ मृदा। और उसके बाद जो है ये जो इसका विस्तार है, ये विस्तार हमने जो है देख लिया कि जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ पे है। उसके बाद है लाल और पीली मृदा। ये लाल, ये जो है यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे दिखाई गई है, तो लाल और पीली मृदा। और इधर पूर्वोत्तर भारत में जो है असम और जो है इधर कुछ क्षेत्र जो है अरुणाचल को छोड़ करके लगभग पूर्वोत्तर भारत में सभी जगह है। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में, इधर जो है असम वाले क्षेत्र में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये त्रिपुरा सभी राज्यों में है। और इधर जो है दक्षिण में इधर कर्नाटक, और इधर जो है जो महाराष्ट्र का पश्चिम वाला हिस्सा है यहाँ पर, इधर जो है तमिलनाडु में, इधर जो है आंध्र प्रदेश में, और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में, झारखंड में, उड़ीसा में ये मृदा है। और ये जो है इसका रंग जो है, इसका कलर लाल है। तो इसमें इस लाल मृदा में लोहे की अधिकता पाए जाने के कारण जो है इसमें इसका कलर लाल है। और ये जो है भीगने पे जो है यही मृदा पीली मृदा होती है, यही मृदा, इसी को पीली मृदा कहते हैं। उसके बाद काली मृदा। तो काली मृदा जो है दक्कन के पठार में काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा जो ये बेसाल्ट रॉक से ये बनी हुई है, यानी बेसाल्ट रॉक जो ज्वालामुखी से उत्पन्न लावा है, उससे ये जो है मृदा बनी हुई है। तो इससे जो है इसका रंग काला है। और ये जो है जब ये अपक्षित होकर के ये चट्टानें टूट गई है, तो इससे जो है ये इस मृदा का निर्माण हुआ है। ये जो है गुजरात, इधर जो है राजस्थान तक, इधर जो है आपका मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम में जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन प्रदेशों में जो है ये मृदा है, तमिलनाडु तक ये मृदा है। तो ये जो है ये मृदा भी जो काली मृदा है, इसका क्षेत्र भी काफी है। तो लाल और पीली जो मृदा है ये है 18 लाल और पीली मृदा 18.6% भाग में है लाल और पीली मृदा। काली मृदा है 15.7% भाग में काली मृदा है। और उसके बाद जो है लेटराइट मृदा, जो ये लेटराइट मृदा है, ये लेटराइट मृदा पश्चिम वाले जो भाग है, तो इसमें जो है पश्चिमी तट पे है। यहाँ पर जो है फिर लेटराइट मृदा, यहाँ पर लेटराइट मृदा कुछ बीच बीच में, जहाँ पर जो है ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी लेटराइट मृदा है। और इधर जो है पूर्वी जो घाट है, इसमें भी लेटराइट मृदा है। तो ये जो है 3% भाग में, यानी जो है ये टोटल 3.7% भाग में है। तो ये 3.7% भाग में, और जो अन्य जो है मृदा है ये सारे अन्य। तो सबसे बड़े भाग में है हमारी जो जलोढ़ मृदा, उसके बाद जो है हमारी लाल मृदा 18.6% भाग में, उसके बाद काली मृदा है 15.7% भाग में, और लेटराइट मृदा है 3.7% भाग में। अब इन मृदाओं के बारे में हम जो है अलग अलग से देखते हैं कि इन मृदाओं की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या जो है इनमें कौन कौन सी फसलें होती है। तो जलोढ़ का मतलब है सीधे सीधे इसका अर्थ है कि जल से ओढ़ करके, जो जल ने अपने साथ ओढ़ करके ले गई है, वो जो है मृदा है जलोढ़ मृदा। वो जो है पंजाब से लेकर के असम के मैदान तक ये फैली हुई है। और एक संकरे गलियारे से ये जो है कहाँ तक जाती है, राजस्थान और जो है गुजरात तक ये मृदा जाती है। और ये जो है
कुछ जो नदियां हैं, जैसे गोदावरी है, तापी नदी है, कृष्ण नदी है, उनके मुहाने पे भी ये मृदा पाई जाती है। और ये जो है पूरे भारत के जो भूभाग है उसके 15 लाख वर्ग किलोमीटर में जो फैली हुई है। इस मृदा का रंग भूरा है, या राख भूरा रंग इस मृदा का है। और इस मृदा में दो प्रकार के जो है यहाँ पे जो है मैदान पाए जाते हैं, एक बांगर मैदान, एक जो है खादर मैदान। बांगर मैदान और खादर मैदान मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हैं, तो इसको जो है आप लोग फिर से वो देख लेना। बांगर मतलब जो है पुराना जलोढ़ मैदान जो बांगर मैदान है, और जो नया जलोढ़ मैदान है खादर जलोढ़ मैदान है। तो ये जो है इसमें पाए जो है ये इस मृदा से बनते हैं। और इसमें जो है इसमें प्रधानता होती है, ये जो है अभी हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या पोटास और जो है इसमें चूना की प्रधानता होती है। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से बनी हुई है, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। इन 3 महत्वपूर्ण नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए गए हैं, जो सेडिमेंट लाए गए, उनके द्वारा निर्मित है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदा जो है राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। हमने देखा कि राजस्थान और गुजरात तक भी है। यदि पूछा जाए कि क्या राजस्थान और गुजरात में भी जलोढ़ मृदा पाई जाते हैं, तो यस पाई जाए, ये जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसे दोमट मृदा भी कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा जो है भी जलोढ़ मृदा द्वारा ही बने हुए हैं। तो पूर्वी तटीय जो मैदान है, यहाँ पर जो है तटीय मैदान जो महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी, ये जो है ये जलोढ़ मृदा से, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रेत के, सिल्ट के और मृत्तिका के। तो जो सबसे मोटा कण है रेत है, फिर उसके बाद जो है सिल्ट है, और फिर जो है मृत्तिका है। तो सबसे आगे तक तो जो है मृत्तिका जाएगी बहा करके, और सबसे पहले जो है रेत के कण छूटेंगे। तो आय के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक जो है पुराना जलोढ़ खादर, और जो नया जलोढ़ है बांगर। मृदा में कंकर ग्रंथों की मात्रा ज्यादा होती है। तो नया जलोढ़ बांगर मृदा में कंकर ग्रंथों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जो एक खादर मृदा है, जो पुरानी मृदा है खादर, इसमें जो बांगर मृदा है नई मृदा, इसमें कंकर ज्यादा है, कंकर ग्रंथों की मात्रा ज्यादा है। लेकिन जो पुरानी मृदा है खादर मृदा, उसमें जो है बांगर की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो पुरानी मृदा में ज्यादा महीन कण है, और जो अभी जो है नई जलोढ़ मृदा है, जिसे जो है नई जलोढ़ बांगर मृदा में नया जलोढ़ बांगर मृदा में कंकर ग्रंथों की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है आय के आधार पे जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की बताई जा रही है। पुराना जलोढ़ जो होगा वो बांगर, खादर यहाँ पे जो गलत है, बांगर, ये बांगर कहलाएगा, बांगर जलोढ़ मृदा कहलाएगी। और जो नए जलोढ़ मृदा होगी वो खादर। अब इसको जो है यदि बांगर और खादर में आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो कैसे इसको याद करें। तो पुराना और नया, नया है खादर, खादर मतलब जो है खाने पीने से आप लोग जो है इसको कनेक्ट कीजिए कि नया है, अभी जो है ताजा है, और खादर वही खाने योग्य है। और जो पुराना है वो नहीं है, वो बांगर, वो नहीं है। तो खाने योग्य जो है नया है। तो जो नया जलोढ़ मृदा है वो बांगर है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा वो खादर कहलाती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बांगर मृदा जो पुरानी मृदा है, बांगर मृदा में कंकर ग्रंथों की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें कंकर पत्थर इत्यादि ज्यादा होते हैं, वहां से जो है महीन कण वहां से बह जाते हैं। और जो खादर मृदा है, खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में जो खादर मृदा है, जो नई जलोढ़ मृदा है, इसमें पुरानी जलोढ़ मृदा है जो बांगर मृदा है, इसकी तुलना में ज्यादा महीन कण होते हैं। तो महीन कण जो है अभी अभी वो ले गए हैं नदी अपने साथ, तो वहां पर ज्यादा महीन कण मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लियर रखना आप लोग कि पुरानी जो है वो बांगर कहलाएगी, और नई जो जलोढ़ मृदा वो जो है खादर कहलाएगी। और नई जलोढ़ मृदा में जो है महीन कण ज्यादा होंगे, पुराने जलोढ़ मृदा में जो है
कंकड़ पत्थर इत्यादि ज़्यादा होंगे, तो कुछ क्षेत्रों में से जो है कंकड़ जो है भी कहा जाता है। तो जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर इस जलोढ़ मृदाएं हैं, इसमें जो है किस चीज की अधिकता होती है, तो इसमें पोटास होता है, फास्फोरस होता है और चूना युक्त होती है। चूने की मात्रा, फास्फोरस और पोटास इसमें ज्यादा होता है। जलोढ़ मृदा में किस चीज की मात्रा अधिक होती है? इनकी मात्रा अधिक होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो इन चीजों की यहाँ पे जो है खेती होती है, गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए ये जो है, जो ये पोटास है, फास्फोरस है और चूना है, ये जो है उपयुक्त बनाती है। तो इनमें जो है फिर ये जो जलोढ़ मृदा है, तो इसमें जो कमी होती है वो किस चीज की कमी होती है? तो इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की और जीवाश्म की। नाइट्रोजन और जीवाश्म, ह्यूमस की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी यदि भारत की लगभग सभी मृदाओं में, आप लोग ध्यान रखना, नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी। तो भारत की मृदा में नाइट्रोजन कमी यदि जो है पूछा जाता है कि किस चीज में इनमें कमी है, तो नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन, तो आप लोग सभी में ध्यान रखना, नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है, नाइट्रोजन को जो है यदि बढ़ाया जाता है फसलों में, नाइट्रोजन का जो है हम यदि मृदा में बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? दालें बोते हैं। और दालों में जो है तूर दाल या जो है ऐसे कोई भी दाल, तो दालों में, तो दालों से जो है नाइट्रोजनीकरण किया जाता है। तो दालों में जो है एक उसके जड़ों पे एक जो है जीवाणु पाए जाते हैं, राइबोजियम। तो वो जो है क्या करता है कि नाइट्रोजनीकरण करता है। तो आप लोग इसका वो ध्यान रख लें कि दालों से जो है नाइट्रोजीकरण दालों से किया जाता है, और उसमें जो है एक जो जीवाणु है राइबोजियम, उससे जो है नाइट्रोजनीकरण किया जाता है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं काली मृदा। और यहाँ पर इन मृदाओं के जो है यहाँ पर पिक्चर भी लगा रखी है। तो काली मृदा है, इसका रंग जो है यहाँ पर काले दिखाए गए है, ये काला सा इसका रंग दिखाया गया है। और इस मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है, इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जलवायु ने और जनक शैलों ने, किन जनक शैलों ने जो है इसमें दिया है? तो इसमें जो है जो काली मृदा है, तो इसमें जो बेसाल्ट रॉक से इसका जो है निर्माण हुआ है, यानी जो लावा है, लावा से निर्मित है। कभी यहाँ इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, लावा और जो लावा होता है, और एक होता है लावा और मैग्मा और लावा क्या होता है? तो मैग्मा होता है कि जब जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है और जो भूमि के अंदर ही जो उससे जो है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो मैग्मा निकलता है और जो भूमि के अंदर ही फंसा रह जाता है, तो उसे मैग्मा कहते हैं। जो बाहर आ जाते हैं इससे जो है फैल जाते हैं, इससे जो है लावा कहते हैं। तो ये लावा से जो है निर्मित है। तो इन्होंने इसको बनाने में महत्वपूर्ण, इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। तो ये लावा जनक शैलों से बनी है। और इसमें ये जो है इसका क्षेत्र हमने देखा कि जो है कहाँ पे है, तो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और सबसे अधिक विस्तार इसका जो है महाराष्ट्र में है। और इसमें जो है इस मृदा की जो खासियत है, इसमें जल धारण की क्षमता इसकी सबसे ज्यादा है। और जल जब धारण करती है जब जो है, तो उस समय ये फूल जाती है, और बाद में जो है जब जल सूख जाता है तो इसमें ऐसी दरारें पड़ जाती है, ऐसी दरारें पड़ जाती है। तो इसे कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें स्वतः ही जुताई हो रखी होगी। तो ये जो है ये मृदा है, और ये जो है
जब जो है ये गीली हो जाती है तो ये काफी चिपचिपी हो जाती है, तो इसलिए इसे जो है मानसून, पहली मानसून के स्टार्ट, जो मानसून जैसे पहले मानसून आते, मानसून की जो पहली बारिश होती है, पहली बारिश के बाद इसे तुरंत जोत दिया जाता है। तो इस चीज का आप जो है ध्यान रखना। और खेती के लिए इसमें जो है सबसे प्रमुख जो है, इसमें जो महत्वपूर्ण जो है खेती के लिए किस चीज की खेती, तो कपास की खेती, खट्टे फल, चना, सोयाबीन, तिलहन। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है इन चीजों की खेती जो है, इन खाद्यान्नों की खेती जो है सब ज्यादा की जाती है। और ये मृदा जो है, काली मृदा, कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है, तो इसमें जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्ण नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। तो ध्यान रखना आप लोग कि इसकी नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी की सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। तो किस चीज की इसमें परिपूर्णता है, किस चीज की इसमें अधिकता है, इसमें अधिकता है कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की परिपूर्णता है। लेकिन इसमें जो कमी है, फास्फोरस की इसमें मात्रा इसमें कम होती है, इसमें कम होती है। और नाइट्रोजन तो मैंने बताया कि सभी मृदा में। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। जैसे गर्मी का मौसम आता है, शुष्क मौसम आता है, गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है उन दरारों के कारण। और इसी कारण उसे जो है स्वतः जुताई वाली मृदा भी उसे कहा जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है जब गीली हो जाती है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। जैसे मानसून शुरू हुआ, पहली बौछार से ही इस मृदा की जुताई शुरू हो जाती है। अब है लाल और पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदा जो मृदा है, ये जो है दूसरे नंबर पे है। ये 18.6% भाग में पाई जाती है। और सबसे अधिक विस्तार इसका जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हमने देखा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में। और लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण जो है, लोहे के कारण जो है इसका जो है रंग लाल है। और इसमें निच्छालन की प्रक्रिया इसमें होती है और इसमें जो है प्रधानता है लोहा, सोना की प्रधानता है। और कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस की इसमें कमी है। तो जो है लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रावेदार अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। तो लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर और पश्चिम घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग लाल रवेदार अग्नि और रूपांतरित शैलों चट्टानों में लोहा धातु के प्रसार के कारण होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। और जब इसमें जल योजन हो जाता है, जल मिलता है, तो यही मिट्टी पीली मिट्टी दिखाई देती है। तो जल योजन के कारण ये मिट्टी का रंग जो है पीला हो जाता है। अब है लेटराइट मृदा। लेटराइट जो मृदा है ये कहाँ पे पाई जाएगी, तो लेटराइट मृदा जो है पाई जाएगी। तो लेटराइट जो शब्द है, पहले हम जो है लेटराइट शब्द जो है देखते हैं। तो लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। यानी ईंट जैसी कठोर हो जाती सूखने पे, और भीगने पे तो ये जो है कोमल हो जाएगी, लेकिन सूखने पे जो है ईंट जैसे कठोर हो जाएगी। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण, यानी वहां पर दो ही ऋतु आती है, एक जो है वहां पे आर्द्र ऋतु आती है, एक शुष्क ऋतु आती है। ऐसे क्षेत्र, जहां पर ऐसे क्षेत्र होंगे उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र जो होंगे, वहां पर ये मृदा पाई जाएगी। और ये पाई जाएगी पहाड़ियों के जो है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में, चोटियों पे ये पाई जाएगी लेटराइट मृदा। और ये जो है सूखने पे एकदम कठोर हो जाती है, ईंट जैसे हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। इसमें लीचिंग प्रोसेस होती है, निच्छालन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो है निच्छालन की प्रक्रिया होती है इसमें। तो
लेटराइट मृदा, अब ये निछालन की प्रक्रिया क्या होती है कि निछालन की प्रक्रिया में जो है जब बारिश होती है इन क्षेत्रों में, तो जो ऊपर जो मिट्टी में सिलिका की मात्रा होती है वो जैसे मिट्टी का स्तर है तो यहाँ से जो है नीचे चले जाते हैं, और ऊपर जो लोहे के और दूसरे जो है अन्य जो है खनिज है वहाँ पे या धातुएं हैं ये ऊपर आ जाते हैं। तो लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय मृदा है। तो ये अम्लीय मृदा है, इसका पीएच मान जो है 6.0 से कम है, तो ये जो है अम्लीय मृदा है। इसमें और 0.7 से अधिक जिसका होगा पीएच मान वो जो है क्षारीय मृदा कहलाएगी। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषण तत्वों की कमी होती है। इस मृदा में पोषण तत्वों की कमी होती है क्योंकि इसमें लीचिंग प्रोसेस होती है, और यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। तो इन जगहों जो है महाराष्ट्र के जो है पश्चिमी घाट में हमने देखा, ओडिशा वाले क्षेत्र में जो है पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहां इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में, अब जहां वन मिलेंगे वहां ह्यूमस की मात्रा होगी, जैविक तत्वों की मात्रा होगी, तो ये जो है पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे जहां पर पर्णपाती और सदाबहार वन मिलेंगे इसमें। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा जो है बहुत कम होती है और एक कृषि के लिए जो है ज्यादा उपयुक्त नहीं होती है। लेकिन इसमें जो है उसके बावजूद भी इस मिट्टी में जो है कृषि की जाती है। तो यहाँ पर जो है ये लेटराइट मृदा है। और ये जो है बारिश के कारण इसमें जो है ये निछालन की इस प्रकार ये दिखाई देती है, ये लाल कलर में दिखाई दे रही है। तो इसमें निछालन की प्रक्रिया, इसमें जो पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं और ये जो है ढलान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तो इसमें जो है उचित तकनीकी अपना करके यहाँ पर क्या किया गया है कि इसको जो है ये लीचिंग की प्रोसेस कम हो और यहाँ से जो है जो ढलान वाले क्षेत्र यहाँ से पानी ज्यादा बहे नहीं, वहीं पानी रुके। तो पानी, लेकिन इस चाय की खेती के लिए वहां पानी रुकना नहीं चाहिए, वैसे ढलान वाला ही होना चाहिए, लेकिन इतना ना हो कि वहां जो पोषक तत्वों को बिल्कुल एकदम बहा करके ले जाए। तो ऐसा जो है इस प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है कि जो पोषक तत्व बहा के लिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो ये जो है काजू की फसल कहाँ पर, और जो है ये लेटराइट वाली मृदा में, तो ये लेटराइट मृदा में कौन कौन सी जो है फसल उगाई जा रही है, चाय, कॉफी और काजू की फसल यहाँ पे जो है उगाई जा रही है। तो ये भीगने पे जो है कोमल हो जाती है, सूखने पे ईंट के जैसे जो है कठोर हो जाती है। निछालन की प्रक्रिया इसमें बहुत अधिक होती है। सिलिका यहाँ जो है बह जाते हैं, लोहे तत्व जो है बचे रहते हैं। इन मृदाओं का रंग जो है हमने देखा कि लाल है, और इसमें जो है कमी जो होगी नाइट्रोजन, पोटास की होगी। उर्वरक इनमें जो है नए होगा, इसमें जो ह्यूमन्स ने होगा। जहाँ पर जो है घनी जो है पर्णपाती और सदाबहार वन होंगे, वहाँ पर जो है जैविक तत्वों की इसमें जो है होगी। और यहाँ पे जो है ये बागानी भी यहाँ पर जो है इन क्षेत्रों में की जाती है। तो बागानी कृषि यहाँ पे जो है की जाती है, और रोपण कृषि यहाँ पर जो है, यहाँ पे चाय, कॉफी इत्यादि की जो है कृषि यहाँ पे की जाती है। अब है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा जो है मरुस्थल वाले क्षेत्र में, जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, पश्चिम वाला जो है क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। तो इनका जो है रंग मरुस्थलीय या शुष्क मृदा इन्हें कहा जाता है, या मरुस्थलीय मृदा, यही शुष्क मृदा यही है और मरुस्थलीय मृदा है। ये आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। तो ये लवणीय मृदा भी होती है शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण। यहाँ पे जो है जलवायु शुष्क होगी और तापमान यहाँ पे उच्च रहते हैं, इसके कारण जल वाष्पन दर अधिक होते हैं। यहाँ पे जल वाष्प के जो बहुत ज्यादा होते हैं। मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ह्यूमस कहाँ से होगा, यहाँ पे पेड़ पौधे है ही नहीं, तो ह्यूमस और जो है नमी की मात्रा यहाँ पे कम होगी। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर जो है
नीचे क्या होगा कि नीचे जो है कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है, इसके कारण मृदा में जल अंतः स्पादन अवरुद्ध हो जाता है। इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा जो है नीचे चली जाती है। तो ये जो है मृदाएं रेतीले लवण वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो है सिंचाई, जहाँ पर यहाँ पे सिंचाई से सिंचित, यहाँ पे सिंचाई से जो है खेती यहाँ पे सिंचाई की जाती है। सिंचाई के कारण क्या होता है उसमें लवण की मात्रा से क्या होता है कि ये जो है नीचे के जो है ये इसमें कैल्शियम की मात्रा जिसमें बढ़ जाती है, और फिर ये क्या करते हैं कि ये जो है एक ऐसी परत बन जाती है कि इसमें जो है मृदा में जल अंतः स्पादन अवरुद्ध हो जाता है, इसमें जल नीचे नहीं जा पाता है क्योंकि एक जो है परत बन जाती है, और यहाँ पर जो है ये विशेषता यहाँ पाई जाती है। ये जो है लवण मरुस्थलीय मृदा है। अब है वन मृदा। तो वन मृदा जो है जहाँ पर जो है अधिक वन है वहाँ पर ये जो है मृदा पाई जाएगी। तो और ये जो मरुस्थलीय मृदा है तो यहाँ पर जो है ज्वार बाजरा और मोटे अनाज सरसों जो है इनकी खेती यहाँ पे वो की जाती है। सौराष्ट्र का क्षेत्र इसमें है, राजस्थान कच्छ वाला क्षेत्र इसमें है, और बालू बजरी युक्त के बीच की मृदा होती है, मोटी मृदा होती है। यहाँ पे बालू और बजरी के बीच की जो है ये मृदा होती है, और फास्फोरस की इसमें अधिकता जो है पाई जाती है, लेकिन इसमें जो है जैविक जो पदार्थ है नाइट्रोजन इसमें जो है ये कमी पाई जाएगी इसमें। तो पर्वतीय और वन मृदा ये जो है ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे जम्मू कश्मीर है, ये जो है उत्तराखंड वाला है, हिमाचल वाला है, इधर जो है सिक्किम वाला है, अरुणाचल के कुछ प्रदेश है, यहाँ पे पाई जाती है। इन नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। नदी घाटियों में तो ये मृदा कैसी होगी, दोमट और सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों वाला होगा। अब नदी जब जो है बह रही है तो ऊपर वाले ढाल में सबसे पहले ये जो है मोटे मोटे कंकड़ पत्थर छोड़ेगी, फिर जो है और माहिन कण आगे ले जाएगी। तो नदी घाटियों में कहा जा रहा है कि दोमट और सिल्टदार। दोमट यानी जो हमारी जो है जलोढ़ मृदा है, और सिल्टदार होती है, लेकिन ऊपरी ढालों पे इनका गठन जो है ये थोड़ा मोटे कण होंगे। हिमालय के हिमछादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। तो ऊपर वाले क्षेत्र जो है हिमालय के हिमछादित, जहाँ पर जो है बर्फ रहती है, वहां पर इसका अपर्दन बहुत ज्यादा होता है, जो है बर्फ के द्वारा होता है, हिम नदियों के द्वारा होता है, और जो है वहां पे बारिश के द्वारा होता है, और अधिक सिलिका तथा ह्यूमस रहित होती है। वहां से सिलिका बह के चले जाता है, और ह्यूमस की मात्रा इत्यादि भी जो है पहाड़ों से सारा बह के चले जाता है। नदी घाटी में निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। तो जहां पर जो है नदी सोपान, जहां पर जो है नदियां जो है समतल मैदान की तरफ बहने लगती है, जहां पे जलोढ़ पंख इत्यादि जो है वो बनाने लगती है, तो वहां पर जो है मृदाएं कैसे हो जाएगी, उपजाऊ होगी। तो ये नदी सोपान इत्यादि जलोढ़ जो है जलोढ़ पंख इत्यादि, आप जो है पुराने लेक्चर है उनको आप देखिए, वहां पर जो है नदियों के जो है हमने देखे, जो नदियां हैं वो हमने देखी है, उसमें ये सब आया है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। तो इसका जो बहाव और इसका जो कटाव, मृदा का कटाव और उसका बहाव की जो प्रक्रिया है, इसको ही मृदा अपर्दन कहा जाता है। और अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों की एक जगह से दूसरी एक जगह पे उसका टूटना, उसे अपक्षय कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की प्रक्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती रहती है। अब ये जो मृदा की प्रक्रिया, अपर्दन की प्रक्रिया और बनने की प्रक्रिया, ये साथ साथ, मृदा जो है वहां से अपर्दन भी हो रही है और बन भी रही है, ये प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। ये जो है कोई जो है इसके लिए प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बना रखे, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। यानी कि कहीं एक क्षेत्र से जो है मृदा सारे बह बह करके जा रही है और वहाँ मिट्टी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। जहां पर पहाड़ है वहां पर पहाड़ हमेशा है, लेकिन वहां से मिट्टी हमेशा बह के भी जा रही है। तो यानी इसका जो है साथ साथ चल रही है, लेकिन दोनों में संतुलन भी बना रहता है। लेकिन इसको असंतुलन करने वाले कौन है, मानव है। मानव ने इसको असंतुलित कर दिया है। अब यदि बहुत ज्यादा पेड़ काटेंगे, बहुत ज्यादा जो है वन उन्मूलन होगा, जो हमने देखा कि जो भूमि का निम्नीकरण के लिए कौन कौन से साधन जो है प्रमुख है, तो किन किन से जो भूमि का निम्नीकरण, यदि हम उनको बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे तो भूमि का जो है यहाँ पर अपर्दन बहुत ज्यादा होगा। पवन, हिमनद और जल मृदा अपर्दन करती हैं।
तो मृदा को अपर्दन करने वाले पवन है हिमनद और जल, ये मृदा को अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी बाह्यकाएं बनाता है। जो बहता हुआ जल होता है वो क्या करता है कि जो है मृत्तिका युक्त मृदाओं को, जिसमें मृत्तिका है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा है, उन मृदाओं को काटते हुए गहरी बाह्यकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। तो गहरी गहरी नालियां बन जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जब जो है बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो उन्हीं को जो है अवनालिका कहा जाता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और उसे उत्खत भूमि कहते हैं। तो उस प्रकार की भूमि को, गहरी गहरी नालियां जब बन जाती है तो उसे जो है वो जोतने योग्य नहीं होते, उत्खत भूमि कहते हैं। तो उत्खत भूमि किसे कहते हैं, ये जो है आप लोग ध्यान रखना कि बहता हुआ जल जो है मृदाओं को काटते हुए गहरी बाह्यकाएं बनाते हैं, जिसे अवनालिका कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाते हैं, खड्ड भूमि कहा जाता है। तो वहां पर जो है महाखड्ड भी है चंबल क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है इन्हें खड्ड जो है कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। कई बार तो जो है जल बहुत क्षेत्र को जो है ढके हुए ढाल के साथ नीचे बहता है और ऊपर की पूरी लेयर को जो है बहा के ले जाता है। तो जो ये पूरी लेयर को बहा के ले जाता है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहते हैं। तो चादर अपर्दन क्या है कि जब जो है पूरी जो है ऊपर की सतह को बहा के ले जाता है, जल विस्तृत क्षेत्र की सतह को ऊपर से बहा के ले जाता है, तो उसे चादर अपर्दन कहा जाता है। और उत्खत भूमि किसे कहा जाता है, ये आप लोग जो है ध्यान रखना। अब नालिकाएं किसे कहा जाता है, ये आप लोग जो है ध्यान रखना। जो गहरी गहरी नालियां बन जाती है, इसे अब नालिकाएं कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उखाड़ ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन। जहां जिस क्षेत्र से जो है पवन अपने साथ मृदा को बहा के ले जाते हैं, वहां उसे पवन अपर्दन कहते हैं। कृषि गलत तरीके से भी मृदा अपर्दन होता है। यदि हम कृषि का जो है गलत तरीके से कृषि करेंगे तो तब भी मृदा का अपर्दन होगा। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे को हल चलाने से बाह्यकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। तो यदि पहाड़ी क्षेत्रों में यदि हम जो है हल ऐसे चलाएं, ऊपर से नीचे की तरफ चलाएं, तो आसानी से जो है पानी जो ऊपर से बह के आएगी, इसको जो है रास्ता मिल जाएगा और ये और कटाव करेगा। और यदि हम जो है ऐसे चलाएं, यूं में चलाएं, तो ऐसे में जो है ज्यादा कटाव नहीं कर पाएगा। ऐसे जो है अब नालिकाएं जो है ऐसी बनी होगी, यहाँ पानी रुक जाएगा और पानी का बहाव जो है धीमा हो जाएगा और पानी यहाँ जो है यहाँ पे ज्यादा कटाव नहीं करेगा। तो यदि गलत तरीके से करते हैं तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा। और ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। तो ऐसे समोच्च रेखाओं से हम यदि हल चलाते हैं और ऐसे यहाँ पे होता है, तो ये जो है इसे समोच्च जुताई कहते हैं। तो इस जुताई को समोच्च जुताई कहते हैं। तो समोच्च जुताई किसे कहते हैं? ढाल फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। अब ढाल फसलों के बीच में जो है घास की पट्टियां उगाई जाती है, ये पवन द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। अब जो है हम क्या कर सकते हैं कि और जो है मृदा अपर्दन को रोकने के लिए क्या करेंगे कि ढाल फसलों के साथ जो फसलें हैं वहां पर जो है घास की जो है पट्टियां उगाएंगे। बीच बीच में जो है घास की पट्टियां, यहाँ पर जो है खेत है, यहाँ पर जो है घास की पट्टियां हैं, फिर घास की पट्टियां हैं, ऐसे में जो है घास की पट्टियां। तो ये घास की पट्टियां क्या करेगी कि जो है जो पवन के द्वारा अपर्दन है इसको कम किया जाता है। राजस्थान वाले क्षेत्र में जो है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसा जो है किया जाता है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। तो इसे पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाने भी पवनों की गति को कम करते। तो ऐसे जो है पेड़ों की जो है रक्षा मेखला बनाई जाती है और ऊंचे जो है लंबे लंबे पेड़ों की जो है रक्षा मेखला बनाई जाती है ऐसे। और इधर जो है कृषि खेत किए जा रहे, फिर जो है इधर खेत है, फिर इधर जो है ऐसे। तो ये क्या करते हैं कि पवन गति को कम कर देते। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण, तो रेत के टीलों के जो स्थायीकरण में इसको जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। नहीं तो जो है वहां पर ये पता ही नहीं लगता आज टीला यहाँ है, कल टीला कहाँ गया। तो ये जो है तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि करने के लिए जैसे हम जो है आलू इत्यादि भी लगाते हैं, तो हम जो है ऐसी
पट्टियां यूं भी बना देते हैं, पट्टियां ऐसे ऐसे भी जो है पट्टियां बना देते हैं, ऐसे ऐसी पट्टियां बना देते हैं ताकि जो है इनके बीच में पानी जो है वो यहाँ से ज़्यादा बहा के न जाए। तो ऐसे यूं खड़े में तो नहीं करना चाहिए, यूं में। और जो है यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो सीढ़ीदार खेत है, ये भी इसके जो है जो मृदा अपरदन है इसको भी जो ये रोकता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जो है हिमालय वाले क्षेत्रों में या उत्तराखंड में, यहाँ पर जो है जो खेत है वो सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, तो मृदा अपरदन जो है कम होता है। तो इसके साथ जो है आप लोग इसको जो है देखिए, आप जो है नोट्स बनाइए और अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे भेजिए और आप जो है इसमें अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। फिर जो है जहाँ पर मैं इसको जो है कंटिन्यू इसको जारी रखूँगा और जो है आप लोग अपनी तैयारी भी जो है जारी रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ।